नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अकेडा सेंट्रल पर। एंजाइमोलॉजी हमने स्टार्ट की हुई है, ठीक है। तो 2 पार्ट उसको ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू। हमारा कहाँ पर हमने लास्ट टॉपिक समाप्त किया था, एंजाइम इनिबिशन तक हमने कर लिया था। अब हमको यहाँ से आगे बढ़ना था। तो 3 तरह का एंजाइम इनिबिशन होता है, कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव और रिवर्सिबल इनिबिशन, जिसको अनकम्पिटिटिव भी बोला जाता है, ठीक है। अनकम्पिटिटिव, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रिवर्सिबल कम्पिटिटिव इनिबिशन के द्वारा। कम्पिटिटिव इनिबिटर रिजेंबल द सबस्ट्रेट। इसमें क्या होता है, रिजेंबल मतलब सेम, जैसा सबस्ट्रेट है वैसा ही जो इनिबिटर है वो दिखता है, सबस्ट्रेट की तरह दिखता है। इनिबिटर कम्पीट विद द सबस्ट्रेट फॉर बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट। यहाँ पर लड़ाई किसके बीच पे है, सबस्ट्रेट के साथ लड़ाई है कि भैया एक्टिव साइट पे कौन आके बाइंड होगा। इस साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड होगा या मैं बाइंड होगा, यानी इनिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में लड़ाई है। इफ इनिबिटर इज बाउंड टू द एक्टिव साइट, अगर इनिबिटर वो लड़ाई जीत जाता है और जाके बाउंड हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, प्रिवेंट द सबस्ट्रेट मोलेक्यूल टू एक्सेस द एक्टिव साइट। तो सबस्ट्रेट को नहीं जाने देगा वहाँ पर, और सबस्ट्रेट नहीं पहुंचा तो डिक्रीज या फिर स्टॉप कर देगा एंजाइम की एक्टिविटी पर को, ठीक है। द बाइंडिंग ऑफ द कम्पिटिटिव इनिबिटर टू द एक्टिव साइट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब इसको इसमें हटाया भी जा सकता है, किसको, कम्पिटिटर को। हम ज़्यादा सबस्ट्रेट ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कम्पिटिटर जो है वो हट जाएगा, बाहर हो जाएगा। समझ में आ गया बात। ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे किसके थे, रिवर्सिबल कम्पिटिटिव इनिबिशन के। जो मैनी ड्रग्स जो हम लेते हैं वो क्या है, कम्पिटिटिव इनिबिटर का थ्रेट करती है। ये नॉर्मल सबस्ट्रेट है, कम्पिटिटिव इनिबिटर नॉर्मल सबस्ट्रेट की तरह की बजाय आके यहाँ पर अटैच हो गया। नेक्स्ट है आपका रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन। नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर डिक्रीजेस एंजाइम एक्टिविटी बाय, ये भी क्या करता है, एंजाइम की जो एक्टिविटी उसको डिक्रीज करता है। कैसे, बाय बाइंडिंग टू अ साइट, एक साइट पे बाइंड होगा ऑन द एंजाइम, होगा एंजाइम पे अदर देन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पे जाके बाइंड नहीं होगा, ये अदर देन एक्टिव साइट पे जाके बाइंड होगा। देखिए ये क्या है, एंजाइम की एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट है, बाइंडिंग साइट फॉर द नॉन कम्पिटिटिव। अब जो नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर ये है यहाँ, ठीक है। अब ये यहाँ जाके बाइंड नहीं होगा, बल्कि ये कहाँ बाइंड होगा, ये यहाँ जाके बाइंड होगा, ठीक है। तो ये एक्टिव साइट पे जाके बाइंड नहीं हुआ, ठीक है, ये कहाँ हो गया, अलग साइट पे जाके बाइंड हो गया। अब क्या होगा, द नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर अल्टर द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम। अब ये स्ट्रक्चर तो जैसे ही बाइंड होगा तो स्ट्रक्चर का जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का उसको खराब कर देगा, प्लस में एक्टिव साइट को बिगाड़ देगा। और जैसे ही ये काम करेगा तो डिक्रीज कर देगा एंजाइम की एक्टिविटी को। सबस्ट्रेट कैन नॉट फिट इनटू एक्टिव साइट। इसकी वजह से क्या होगा, सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट में फिट नहीं हो पाएगा, ठीक है, फिट नहीं हो पाएगा, ये प्रॉपर फिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड ओनली बाय लोअरिंग द, इसको कैसे लो किया जा सकता है, नॉन कम्पिटिटिव जो इनिबिटर है उसकी अमाउंट को कम करके ही क्या किया जा सकता है, इसको असेस किया जा सकता है या रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्या है इसमें, देखिए इसके एग्जांपल हो गए, जैसे हैवी मेटल है, लीड है, Pb2 पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव, बाइंड टू द एसएच ऑफ सिस्टीन। ये क्या करते हैं, सिस्टीन की एसएच साइट पे जाके बाइंड हो जाते हैं अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट, थोड़े से एक्टिव साइट से दूर। और जैसे ये बाइंड होते हैं तो ये जो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्टर्ब यानी खराब कर देते हैं। डायग्राम में ये दिखाया हुआ है आपको, ये देखिए ये एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट पे एसएच है, एसएच ग्रुप है, Hg यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा एक्टिव साइट से अदर देन दूसरी साइड। जैसे ये बाइंड होगा तो इस स्ट्रक्चर को क्या कर देंगे, एक्टिव साइट जो यहाँ पर है इसको देखिए ये चेंज कर दी। अब एक्टिव साइट चेंज होगी तो यहाँ सबस्ट्रेट नहीं आ पाएगा, सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो पाएगा तो एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट टाइप का जो इनिबिशन है वो है इरिवर्सिबल इनिबिशन, इसको अनकम्पिटिटिव बोला जाता है। पहले मैं पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ। इरिवर्सिबल इनिबिटर इनएक्टिवेट एन एंजाइम, ये क्या करते हैं, एंजाइम को ऑफ कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं बाय बाइंडिंग टू इट्स एक्टिव साइट। ये क्या करेंगे, एक्टिव साइट पे जाके बाइंड होंगे बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, एक क्या बना लेंगे, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड को ये फॉर्म कर लेंगे। परमानेंटली डीएक्टिवेट, इनका काम क्या है, ये परमानेंटली डीएक्टिवेट कर देंगे एंजाइम को। जो इन्होंने काम कर दिया वो कर दिया, यानी एक बार जो नुकसान पहुंचा दिया वो पहुंचा दिया, उसके बाद उस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। एक वैसे बेटा डो नॉट रिजेंबल सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट की तरह नहीं होते हैं, यानी ये नहीं है, ये कहते हैं भी हम छुप के ना वार नहीं करते, हम तो खुले में आएंगे सामने से और अपना काम कर जाएंगे, यानी सबस्ट्रेट की तरह नहीं बनते, यानी मुखौटा नहीं पहनते ये, ठीक है, किसी की नकल नहीं करते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ एक्सेस सबस्ट्रेट डजंट,
अब ये रिवर्स में नहीं होती, ये रिवर्सिबल है नेचर में, चाहे कितना ही सबस्ट्रेट ले लो, कुछ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे इसके एग्जांपल है केमिकल वारफेयर है, नरो जो गैस होती है वो इरिवर्सिबल इनहिबिटर है। ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड जो है वो आपके इरिवर्सिबल या अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर है। देखिए एंजाइम की एक्टिव साइट है, ठीक है, और ये क्या सबस्ट्रेट आना है, ये स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड के साथ इरिवर्सिबल इनहिबिटर यहाँ आके क्या कर लेता है, बाइंड हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। ये इसका डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको दिया हुआ है, एंजाइम इनहिबिटर क्या होते हैं ये मैं आपको करवा चुका हूँ तीनों, ठीक है। इनको अच्छे से करना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। अब यहाँ से एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है एलोस्टेरिक एंजाइम। अब ये क्या चीज़ है, एलोस्टेरिक एंजाइम है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि एलोस्टेरिक जो एंजाइम होते हैं उनका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, कंपोज ऑफ 2 और मोर प्रोटीन चेन, ये 2 या 2 से ज़्यादा प्रोटीन चेन के बने होते हैं, ठीक है। पोसेसिस 2 और मोर बाइंडिंग साइट, और इनके पास 2 या 2 से ज़्यादा क्या होती है, बाइंडिंग साइट होती है। तो 2 तरह की बाइंडिंग साइट होती है एलोस्टेरिक एंजाइम पे, एक होती है सिंपल एक्टिव साइट, जैसे कि ये था, हमने पढ़ा था, ये सिंपल था, यहाँ इतना तो हम पढ़ गए हैं कि ये एक्टिव साइट है, ठीक है। उसके बाद इनके पास क्या होती है, एक स्पेशल, ये देखिए मैं बना देता हूँ यहाँ, ठीक है, ये यहाँ बन जाएगी। इनके पास क्या होती है, स्पेशल इनके पास, हाँ ये कहाँ गया ये, हाँ, ये मैंने बनाया था, ठीक है। ये सिंपल एंजाइम था, लेकिन इसके अलावा ये क्या है, एक साइट ये और फिर एक साइट ये क्या होगी, एक्टिव साइट। इसके पास एक एक्स्ट्रा साइट होती है, सेकंड बाइंडिंग साइट, दूसरी बाइंडिंग साइट होती है किसके लिए, रेगुलेटर मॉलिक्यूल के लिए, जिसको बोलते हैं रेगुलेटरी साइट। तो बाइंडिंग साइट कितनी होती है एलोस्टेरिक एंजाइम में, 2 होती है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो एक्टिव और रेगुलेटरी बाइंडिंग साइट होते हैं डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर इन शेप और साइज। ये कह रहा है जो एक्टिव साइट है और रेगुलेटरी साइट है, ये दोनों क्या होती है, अलग होती है एक दूसरे से, शेप में भी अलग होती है और लोकेशन में भी अलग होती है। बाइंडिंग ऑफ रेगुलेटर मॉलिक्यूल टू इट्स रेगुलेटरी साइट कॉजेज चेंज इन 3D स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम एंड एक्टिव साइट। जैसे ही रेगुलेटरी साइट पे आके मॉलिक्यूल बाइंड करेगा तो वो उसमें किसमें, एंजाइम के पूरे जो स्ट्रक्चर है और एक्टिव साइट है उसमें चेंज लेके आ जाएगा। अगर पॉजिटिव रेगुलेटर बाइंड है तो वो जो एंजाइम की एक्टिविटी है उसको बढ़ा देगा, नेगेटिव रेगुलेटर है तो वो जो एंजाइम की एक्टिविटी है उसको क्या कर देगा, घटा देगा या कम कर देगा, ठीक है। समझ में आ गया। ये क्या है, ये देखिए द डिफरेंट इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेटर ऑन एलोस्टेरिक एंजाइम। ये देखिए नेगेटिव एलोस्टेरिक रेगुलेटर, ये एलोस्टेरिक साइट है यानी रेगुलेटरी साइट है, ये एक्टिव साइट है एज यूजुअल जो सबस्ट्रेट के लिए होती है। सबस्ट्रेट कैन नॉट एंटर, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव रेगुलेटर है, ये इसकी जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को क्या कर देगा, आपका कम कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं होगा। दूसरा क्या है, अनअवेलेबल एक्टिव साइट है, ठीक है, मतलब एक्टिव साइट क्या है, अनअवेलेबल है, ठीक है। पॉजिटिव एलोस्टेरिक है, सबस्ट्रेट कैन एंटर, सबस्ट्रेट क्या कर जाएगा, आपका एंटर कर जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव एलोस्टेरिक रेगुलेटर ये इसको प्रोसेस को फेवर करवा देगा। समझ में आएगा। उसके बाद आपका आता है फीडबैक कंट्रोल, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था एचएसएससी के साइंटिफिक जो एग्जाम था सीनियर साइंटिफिक स्टाफ का, ठीक है। अभी हाल ही में 1 जनवरी 2023 को लिया था, तो वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन, CSIR भी पूछता है। फीडबैक कंट्रोल का मतलब क्या होता है, a process in which activation or inhibition of one of the earlier reaction step in a reaction sequence is controlled by the product of this reaction। मतलब प्रोडक्ट क्या करेगा, अपनी जो रिएक्शन है उसको फीडबैक देगा, इनिबिशन ऑफ एंजाइम फर्स्ट बाय द प्रोडक्ट डी, प्रोडक्ट डी के द्वारा जो एंजाइम 1 है उसको रोक दिया गया, ठीक है। तो ये होगा फीडबैक इनिबिशन। रिएक्शन एक में क्या है, ए रिएजेंट बी में, बी सी में, सी डी में, ठीक है। डी ने इनिबिट कर दिया ए को। समझ में आ गया। एग्जाम्पल द डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे कैन बी रेगुलेटेड इन सेरेब्रल प्रोसेस। दो ग्लूकोज का डिग्रेडेशन होता है यानी ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस है, उसमें क्या दिखता है आपके, पूर्ण रूप से फीडबैक कंट्रोल दिखता है। देखिए द एंजाइम पीएफके इज एलोस्टेरिक इनिबिटेड बाय एटीपी प्रोडक्ट। पीएफके को इनिबिट कौन करता है, ठीक है, ये करती है एटीपी। एटीपी ज़्यादा होगी तो ये क्या कर देगी, पीएफके को इनिबिट कर देगी। ग्लाइकोलाइसिस मेक्स एटीपी स्लोड व्हेन सेलुलर एटीपी एक्सेस। अगर एटीपी ज़्यादा हो जाती है तो ग्लाइकोलाइसिस को क्या कर देती है, वो स्लो कर देती है। तो ये फीडबैक कंट्रोल का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद आपके पास क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स।
ठीक है, या जिसको आप जाइमोजन बोलते हो। सेकंड मैकेनिज्म ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम रेगुलेशन, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम इन इनएक्टिव साइट। भाई एंजाइम का प्रोडक्शन करना है इनएक्टिव साइट से एक्टिवेटेड व्हेन रिक्वायर्ड, और एक्टिवेटेड कब करना है, जब उसकी रिक्वायरमेंट हो। प्रोटीलाइटिक एंजाइम कैटालाइज ब्रेकिंग ऑफ पेप्टाइड। प्रोटीलाइटिक एंजाइम का काम क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना, ठीक है, प्रोटीन में। टू प्रिवेंट दिस एंजाइम फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग द टिश्यू द प्रोड्यूस देम दे आर रिलीज इन इनएक्टिव फॉर्म। अब इनको इनएक्टिव फॉर्म में क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है ताकि ये टिश्यू को डैमेज ना कर दे। ठीक है, तो जो इनएक्टिव फॉर्म होती है प्रोटीन की उसको बोलते हैं प्रो एंजाइम या जाइमोजेंस। मोस्ट डाइजेस्टिव एंड ब्लड क्लोटिंग एंजाइम आर प्रोटियोलाइटिक। जितने भी मोस्टली जो डाइजेस्टिव या ब्लड क्लोटिंग एंजाइम है वो क्या होते हैं, प्रोटियोलाइटिक होते हैं नेचर में। ब्लड क्लोटिंग एंजाइम ब्रेक डाउन प्रोटीन विद इन द ब्लड सो दैट दे कैन फॉर्म द क्लोट। प्लेटलेट इंटरसेप्रेड विद tangled protein collagen and thrombin. Activation of zymogen require the removal of a peptide fragment from the zymogen structure, changing 3D shape affecting the active site। ठीक है, तो पेप्सिनोजन क्या है, जाइमोजन है इनएक्टिव है, ठीक है, पेप्सिन क्या है उसकी एक्टिव फॉर्म में। ये देखिए यहाँ दिखाया भी हुआ है, इनएक्टिव जाइमोजन कैन नॉट क्लीव बॉन्ड। इनएक्टिव फॉर्म में तो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा। जैसे ही जाइमोजन क्लीव्ड होगा एक्टिव प्रोटीलाइटिक एंजाइम बन जाएगा जो कि बॉन्ड को क्या कर देगा, तोड़ देगा, अपना काम कर देगा। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन। एक्टिवेशन कैसे होता है जाइमोजन का, यानी एक जो एंजाइम है जो इनएक्टिव है वो एक्टिवेट कैसे होगा, पेप्टाइड फ्रैगमेंट टू बी रिमूव्ड। यहाँ से क्या होगा, पेप्टाइड जो फ्रैगमेंट है उसको रिमूव किया जाएगा। जाइमोजन क्या है, ये जाइमोजन है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीलाइटिक एंजाइम। ये क्या हुआ, एक्टिवेशन हुआ। ठीक है, प्रोटीलाइटिक एंजाइम एंड एक्टिव साइट। कोलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ एंजाइम। कोलेंट मॉडिफिकेशन आर द थर्ड मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी रेगुलेशन। जो कोलेंट मॉडिफिकेशन है थर्ड मैकेनिज्म है एंजाइम एक्टिविटी रेगुलेशन का। प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग एंजाइम एक्टिविटी बाय कोलेंटली मॉडिफाइंग द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग एंजाइम एक्टिविटी बाय कोलेंटली मॉडिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम, एडिंग और रिमूविंग अ ग्रुप टू और फ्रॉम द एंजाइम। ठीक है, कोलेंट मॉडिफिकेशन क्या है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया। तो कोलेंट मॉडिफिकेशन क्या है, एंजाइम एक्टिविटी रेगुलेशन का तीसरा मैकेनिज्म है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कोवेलेंट मॉडिफिकेशन एडिशन एंड रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। सबसे जो कॉमन कोवेलेंट मॉडिफिकेशन होती है वो किस चीज़ की होती है, या तो ऐड करना या क्या करना, रिमूव करना, किसको, फॉस्फेट ग्रुप को। एडिशन ऑफ फॉस्फेट, फॉस्फेट का ऐड होना कहलाता है फॉस्फोराइलेशन, और इसको प्रोसेस को कैरी आउट करवाते हैं काइनेज एंजाइम। फॉस्फेट का रिमूव होना कहलाता है डीफॉस्फोराइलेशन, और इसको कैरी आउट करवाते हैं फॉस्फेटेज नाम के एंजाइम। उसके बाद बात कर लेते हैं ग्लाइकोजन सिंथेज की। इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन का बनना होता है, ग्लाइकोजन सिंथेज ग्लाइकोजन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन से ये एंजाइम क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इन्वॉल्व इन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन को क्या करता है, ब्रेकडाउन करता है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ठीक है, और ये एक्टिवेट होता है फॉस्फोराइलेशन से। ये क्वेश्चन CSIR 2022 में पूछा है अभी, जो हाल ही में हुआ था CSIR 2022 में। एग्जैक्टली मेरे ही कोड में ये क्वेश्चन था। ठीक है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज किस वजह से एक्टिवेट होता है, तो फॉस्फोराइलेशन उसको क्या करती है, एक्टिवेट करती है। क्या करती है, उसको एक्टिवेट करती है, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर, जो हमारे विटामिन होते हैं वो कोएंजाइम की तरह काम कैसे करते हैं। मैनी एंजाइम, जो काफ़ी एंजाइम होते हैं जिन उनको क्या होता है, विटामिन बी की जरूरत होती है एज ए कोएंजाइम। ठीक है, अलाउ द एंजाइम टू फंक्शन। ये क्या करते हैं, एंजाइम के जो फंक्शन है उसको थोड़ा एनहांस कर देते हैं। कोएंजाइम सर्व एज ए टेम्परेरी कैरियर ऑफ एटम और फंक्शनल ग्रुप। कैरियर का काम करते हैं। कोएंजाइम प्रोवाइड द क्या प्रोवाइड करते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी दैट द एंजाइम लाइक, इंपॉर्टेंट इन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। एग्जाम्पल रिडॉक्स रिएक्शन वेयर दे फैसिलिटेट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। B vitamin don't remain permanently bonded to the apoenzyme. After the catalytic action, the vitamin is released and can be repeatedly used by various enzymes. Thus, recycling reduces the need of large amount of vitamin B. ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक, ड्रग इनहिबिटिंग एंजाइम एक्टिविटी। जो आप दवाइयाँ खाते हैं, डिफरेंट तरह की ड्रग खाते हैं, वो एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे इफेक्ट करती है। मेनली प्रिस्क्रिप्शन ड्रग इनहिबिट एंजाइम, AC इनहिबिटर, इनहिबिट एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कुछ ड्रग क्या करती है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करती है। जैसे ही इसको इनहिबिट करेंगे तो जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा। कई बार आप नॉर्मल देखा भी होगा, आपने खुद महसूस किया होगा फैमिली में, कई बार कई दवाई लेने से ये शिकायत होती है कि
जी मेरा तो बीपी लो हो गया, घबराहट हो रही है। तो वो क्या होता है, वो जो ड्रग लिया आपने वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम पे उस पे जाके इनहिबिट कर देती है उसको, और उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है, लो बीपी। जितने भी सल्फा ड्रग हैं, एंटीबायोटिक एक्टिंग एज कम्पिटेटिव इनहिबिटर बैक्टीरियल एंजाइम इन्वॉल्वड इन कन्वर्जन ऑफ पीबीए टू फोलिक एसिड, डेफिशिएंसी फोलिक एसिड टू बैक्टीरियल ग्रोथ इवेंचुअली किलिंग देम। पेनिसिलिन आप लेते हो, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इनहिबिट ट्रांसपेप्टाइडेज, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम स्ट्रेंथन सेल वॉल। अब एक ट्रांसपेप्टाइडेज नाम का एंजाइम है जो कि सेल वॉल को क्या करता है, नर्चर करता है, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे ही आपने पेनिसिलिन दी तो उसमें बीटा लैक्टम नाम का पदार्थ होता है, वो जाके ट्रांसपेप्टाइड को इनहिबिट कर देगा, और ट्रांसपेप्टाइडेज सेल वॉल को स्ट्रेंथन नहीं करेगा। Forms a peptide cross link between polysaccharide strand in bacterial cell wall without transcription enzyme inhibited by penicillin weakened cell wall weak हो जाएगी और बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। अब बात करते हैं मेडिकल यूजेज ऑफ एंजाइम। मेडिकल यूजेज क्या है एंजाइम के। एंजाइम कैन बी यूज्ड इन डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिजीजेस जैसे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज इज नॉर्मली नॉट फाउंड इन हाई लेवल इन ब्लड। ये ब्लड में ज़्यादा उच्च लेवल में नहीं मिलता है, एज इट प्रोड्यूस इन सेल। इंक्रीज लेवल एलडीएच इन द ब्लड इंडिकेट, अगर ये ब्लड में ज़्यादा मिल जाए आपको लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ब्लड में ज़्यादा मिल जाए तो इसका मतलब आपको क्या है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन है, हार्ट अटैक का सिम्टम की पूरी संभावना है भविष्य में, अगर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज ज़्यादा मिलता है तो, ठीक है। उसके बाद आपका है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर टीपीए, एक्टिवेट द एंजाइम प्लाज्मिनोजन। ये जो एंजाइम है प्लाज्मिनोजन उसको एक्टिवेट करता है, दैट डेवलप डिजोल्व ब्लड क्लॉट, ठीक है। जो ब्लड क्लॉट होती है, ये ब्लड है क्लॉट बन गई है, इनको क्या करता है, डिजोल्व करता है, ठीक है, अच्छा काम भी है। उसके बाद देयर इज नो डायरेक्ट टेस्ट टू मेजर यूरिया इन द ब्लड, कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो ब्लड में यूरिया को मेजर कर सके। यूरिया इज कन्वर्ट यूरिया इनटू अमोनिया व्हिच इज इजीली मेजर्ड, तो इसलिए हम यूरिया एंजाइम को क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि भाई वो कितना है ब्लड में, ठीक है, समझ में आ गया। हाई यूरिया लेवल इन द ब्लड इंडिकेट, अगर आपका यूरिया लेवल ब्लड में ज़्यादा मिलता है टेस्ट में तो आपका किडनी माल फंक्शन है, किडनी में कुछ गड़बड़ चल गई है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम का मतलब क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइसो एंजाइम कैटालाइज द सेम रिएक्शन इन डिफरेंट टिश्यू इन द बॉडी। ये देखिए ये एक टिश्यू है, ठीक है, ये एक टिश्यू है बॉडी का, तो ये ऐसे एंजाइम होते हैं, सेम रिएक्शन इस टिश्यू में चल रही है, टिश्यू ए में सेम ही रिएक्शन इस टिश्यू में चल रही है, तो इस सेम रिएक्शन को कैरी आउट करवाएंगे डिफरेंट टिश्यू में। तो इनकी सिंपल डेफिनेशन क्या होगा, एंजाइम कैटालाइज कैरी आउट करवाते हैं सेम रिएक्शन को इन डिफरेंट टिश्यू इन द बॉडी, डिफरेंट टिश्यू ऑफ द बॉडी में, ठीक है। इसका एग्जांपल है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज विच कंसिस्ट ऑफ 5 आइसोएंजाइम, इसके पास 5 आइसोएंजाइम है। ईच आइसोएंजाइम ऑफ द एलडीएच हैज द सेम फंक्शन, सभी का सेम फंक्शन है। इनका काम क्या होता है, लैक्टेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करना। LDH1 आइसोएंजाइम इज मोर प्रेवलेंट इन हार्ट मसल, जो LDH1 है वो हार्ट की जो मसल होती है वहाँ मिलता है। LDH जो 5 होता है वो स्केलेटन मसल और लीवर में ज़्यादा मिलता है, ठीक है। आइसोएंजाइम कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द डैमेज, आइसोएंजाइम का यूज कहाँ कर सकते हैं हम, डैमेज और डिजीज जो ऑर्गन है टिश्यू उसको पहचानने में कर सकते हैं। इट इज़ ए मार्कर फॉर ए पर्टिकुलर लोकेशन, इसको मार्कर के रूप में भी यूज किया जा सकता है। इफ LDH1 आइसोएंजाइम वाज फाउंड इन द ब्लड, ये ब्लड में मिलता है, इंडिकेट हार्ट मसल डैमेज। अगर LDH1 मिलता है तो इसका मतलब आप क्या है कि आपकी जो हार्ट मसल है वो डैमेज हो गई है, ठीक है, या डैमेज स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। सिलेक्टेड ब्लड एंजाइम ऐसे यूज्ड इन डायग्नोस्टिक मेडिसिन। देखिए लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज हार्ट डिजीज और लिवर डिजीज का पता करने में चेक करते हैं। क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, CSIR में हार्ट डिजीज में। एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज AST का यूज हार्ट डिजीज लिवर मसल डैमेज। एलेनिन ट्रांसएमिनेज का हार्ट डिजीज लिवर डिजीज मसल डैमेज, ठीक है। गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइड पेप्टाइडेज को देखते हैं लिवर डिजीज के या हार्ट डिजीज के लिए। अल्कलाइन फोस्फेट को देखते हैं बोन डिजीज के लिए या लिवर डिजीज के लिए, है ना। अब नेक्स्ट एक टेबल है आपकी सिलेक्टेड इंपोर्टेंट कोएंजाइम इन विच विटामिन बी आर प्रेजेंट। कुछ सिलेक्टेड कोएंजाइम के आपको उदाहरण दिए हुए जिसमें विटामिन बी की जरूरत होती है, जैसे थाइमिन है, थाइमिन पायरोफोस्फेट, ठीक है, ग्रुप ट्रांसफर होता है एल्डिहाइड। TPP को किसकी जरूरत, थाइमिन। राइबोफ्लेविन फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड फ्लेविन एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड फैट, हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर होता है। नियासिन निकोटिन निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD और निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फोस्फेट हाइड्रोजन एटम, ठीक है। पेंटोथैनिक एसिड कोएंजाइम में एसाइल ग्रुप कैरियर होते हैं। विटामिन B6 पैराडॉक्सिल 5 फॉस्फेट अमाइनो ग्रुप कैरियर होते हैं।
बायोटीन, ठीक है, बायोटीन का आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैरियर होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है हमेशा CSIR में, हमेशा आ रहा है, ठीक है, हमेशा पूछते हैं आपसे हर बार, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। उसके बाद देखिए फोलेट, फोलेट में टेट्रा हाइड्रोफोलेट THF, 1 कार्बन ग्रुप अदर देन CO2, एक कार्बन ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे। विटामिन B12, मिथाइल कोबालामाइन, मिथाइल ग्रुप या हाइड्रोजन एटम को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपकी आपकी क्या होगी, ये पूरे का पूरा जो आपका चैप्टर करवा दिया गया है। एंजाइमोलॉजी कंप्लीट हो जाती है इस वीडियो में। 2 पार्ट एंजाइम के पहले आ चुके हैं, ठीक है। डिटेल आपको एंजाइम की करनी है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखिए, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। धन्यवाद।